Hello, dear students. Good evening. Welcome back to Diksha classes. My name is Diksha. I hope you all are doing well. I'm doing absolutely well too. So, from today, we'll resume our discussion from where we left off the other day. Let me give you a brief recap what we were discussing the other day. We were discussing the different forms of government और इसमें हमने कुछ major form of government देखी थी जो historically वर्ल्ड में एग्जिस्ट की हैं. फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, फॉर एग्जाम्पल ओलिगार्की, फॉर एग्जाम्पल थियोक्रेसी, फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप. और उसी में से लास्ट में हमने देखा था कि आज के मॉडर्न टाइम की एक इवॉल्व फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से उसका ओरिजिन हुआ है. डेमो मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल ऑफ द पीपल, रूल. सो ये वर्ड जो बना है डेमोक्रेसी, इट इज अ ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड से बनाया है डेमोक्राटिया. तो डेमो मीन्स पीपल, क्राटिया मीन्स रूल. तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर टू रूल or the power of all the three organs of the government lies in the hand of the people, and that makes it a very special form of government जो बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को नहीं मिल रही थी. इसीलिए यही एक रीजन है क्योंकि ये हर इंसान को कंट्री में इक्वल इंपॉर्टेंस देता है कि सारी कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड की अपने आप को ईदर दे क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक और ईदर दे स्ट्राइव टू बी डेमोक्रेसी. या तो वो है भी नहीं फिर भी दे क्लेम टू बी ए डेमोक्रेटिक सिस्टम्स. तो ऐसा केस स्पेशल है. और उसके बाद हमें यहाँ से जो फाइनल डेफिनेशन हमें अपने पुराने डिस्कशन से मिली थी वो ये थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people of the country. But I told you one thing that इस definition से एक confusion हो सकती है या एक कह सकते हैं कि this definition is a bit narrow definition. Why? The thing is that इस definition से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं. अच्छा बच्चा, ये जो इलेक्शंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. जो बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थे वहां पे इलेक्शंस तो थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन किसके थ्रू होते हैं? वोटिंग के थ्रू. तो हमें ये सीखना है कि इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, व्हाई दिस इज हाफ कंप्लीट डेफिनेशन, और इसको कंप्लीट कैसे कंप्लीट किया जाएगा. सो दिस डेफिनेशन इज ट्रू, दिस डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन व्हाई दिस इज नैरो? दिस इज नैरो बिकॉज इससे हम एक ओपिनियन ये बना सकते हैं कि जहां जहां भी इलेक्शंस होंगे उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोल देंगे, विच इज नॉट ट्रू. व्हाई? ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि मैं क्लास में इलेक्शंस करा रही हूँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, but I am choosing 3-4 students, so called मेरी नॉलेज में गुड स्टूडेंट्स और who are good administrators who can manage better the class, और उन्हीं 4 बच्चों में से पूरी क्लास को इलेक्ट करना है. एंड इट इज फोर्स्ड ऑन यू कि आप में से कोई बाकी का स्टूडेंट्स इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ यही 4 स्टूडेंट्स जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे. इन्हीं 4 में से आपको एक चूज करना है. वुड यू कॉल सच इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? Would you call? Please think and then answer. I'm sure you wouldn't call. And then इसीलिए सिर्फ इलेक्शन काफी नहीं है, बाकी की कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे इलेक्शंस के अलावा. दैट्स व्हाई 4 features of democracies are very important, or we can say that these are the 4 conditions for any government to become democratic despite having the elections. Okay, so the first feature is the universal adult franchise. मैंने ये पहले से लिख के रखे हैं और इनके डेफिनेशंस भी जो पुरानी एनसीईआरटी में दे रखी हैं. जब आप ये हम चारों का डिस्कशन कर लेंगे तो आप पुरानी एनसीईआरटी समझ पाओगे, इसलिए मैंने पहले पुरानी एनसीईआरटी में जो भी 4 फीचर्स दे रखे हैं आई हैव ऑलरेडी रिटन देम, तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो और उसके बाद आपको एनसीईआरटी तो रीड करनी ही है. So let's study the first feature of democracy, that is the universal adult franchise. अब क्या मतलब है इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? Here बच्चा फ्रेंचाइज का सबसे पहले मीनिंग राइट टू वोट. यानी डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होगी जिसमें ये जो वोटिंग है इसका सबको राइट होगा. यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स फॉर ऑल.
without any discrimination. डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर हो सकता है? जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर और रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर स्पेसिफिकली इंडिया में, क्रीड के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, etc. Adult means a population who has इंडिया में 18 प्लस से अबव वाली पॉपुलेशन इज कंसिडर द अडल्ट. बाकी की कंट्रीज में इट वेरीज. अर्लियर इंडिया में जो है वो 21 ईयर्स एज था टू कंसिडर द अडल्ट पॉपुलेशन, लेकिन अभी इज 18. तो ये पहला फीचर ये है कि डेमोक्रेसी, कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब बनेगी जब वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करेगी. दैट मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द पर्सन must have the voting right without any discrimination on the basis of religion, caste, gender, creed, income, education or any other basis, and every adult citizen will have the voting right and every vote will have the equal value. So इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं, one person one vote and one value. किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी अपने आप को क्लेम करती है वो डेमोक्रेटिक एक्चुअली तब होगी जब वहां हर पर्सन को एक वोटिंग राइट मिलेगा, हर अडल्ट पर्सन को एक वोटिंग राइट मिलेगा और उस वोटिंग की सेम वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में मैं वोट डालूं या कोई रिच पर्सन वोट डाले या अल्ट्रा रिच पर्सन वोट डाले या फिर कोई एग्रीकल्चरल लेबर वोट डाले या फिर खुद हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वोट डालें, हम सबकी वोटिंग वैल्यू सेम. ओके, दिस इज ओनली, दैट वुड बी कंसीडर ओनली वन वोट. तो इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है और जहां जहां ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है, दैट country is called democratic. So this is the first and very basic feature of the democracy, that is universal adult franchise. Read the definition. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. I hope it is clear to you. अब ओल्ड एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है. बच्चा, जब हम इंडिया में रहते हैं और हमें बचपन से ये इक्वल वोटिंग राइट पता चलता है तो हमें लगता है कि हर जगह ऐसा ही सेम होता होगा. इसमें व्हाट इज न्यू इन दैट? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच इज नॉट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड. फॉर एग्जाम्पल, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये यूनिवर्सल नहीं है, एक्चुअली यूनिवर्सल नहीं है. इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं फॉर गेटिंग द वोटिंग राइट फॉर विमेन. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1971 स्विट्जरलैंड में विमेन को वोटिंग राइट नहीं था. इन यूके इन 1929 विमेन गॉट द वोटिंग राइट. बिफोर 1947, बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, ओनली 13% ऑफ द इंडियंस वर अलाउड टू वोट. तो ये जो वोटिंग राइट है, ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये यूनिवर्सल नहीं था. इसलिए सिर्फ वही डेमोक्रेसीज, वही गवर्नमेंट डेमोक्रेसीज कहलाई जाएंगी जहां पे ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज है वो यूनिवर्सल होगा. पुरानी एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल. इन सऊदी अरेबिया बिफोर 2015 विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट. सेकेंड एग्जाम्पल एस्टोनिया का दे रखा है कि एस्टोनिया जो कंट्री है वहां पे जो रशियन माइनॉरिटी है उनकी सिटीजनशिप रूल्स आर लाइक दैट द रशियन माइनॉरिटी इन एस्टोनिया फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव द राइट टू वोट. सो दैट मीन्स वहां पे जो वोटिंग राइट है दैट इज नॉट यूनिवर्सल. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है फिजी का. फिजी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन लेबरर्स जो है वो माइग्रेट करके गए थे, लेकिन वहाँ का जो रूल्स है दे आर लाइक सच दैट देयर द इंडिजिनियस फिजीज, जो वहाँ की लोकल फिजीज हैं, देयर वोटिंग वैल्यू इज मोर इन कंपैरिजन टू द इमिग्रेंट इंडियंस जो हैं उनकी वोटिंग वैल्यू कम है. तो दैट मीन्स दे आर नॉट यूनिवर्सल. तो हम उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे. Now, this is the first feature of democracy. Second feature of democracy, free and fair electoral competition.
यानी ये इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए. Fair means just, free means for everyone. Everyone can contest the elections, everyone can vote for the candidates. इस तरह के elections होने चाहिए. Let me discuss the second feature. Definition आप यहीं से लिख लेना. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सबको इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए और सबको कंटेस्ट करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए. अब यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है चाइना का और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है मेक्सिको का. ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो इसके वायलेशन के एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइना में every 5 years there are elections for the Chinese parliament. लेकिन वहां पे क्या कंडीशन है कि जिसको भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो एक पार्टी है जिसका नाम है सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो वहां पे अगर किसी को इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो दैट पर्सन मस्ट बी एफिलिएटेड टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उसी की 8 अलाइड पार्टीज जो हैं उन्हीं से अगर पर्सन बिलोंग करता है तो ही दैट पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. अदरवाइज ही इज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. तो यहाँ पे जो है वो सबको एक फेयर चांस ही नहीं मिल रहा है और लोगों के पास भी एक फेयर चॉइस ही नहीं है इलेक्शंस के लिए, क्योंकि या तो उसको सीसीपी पार्टी से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के किसी मेंबर को इलेक्ट करना पड़ेगा या फिर उन्हीं की किसी अलाइड पार्टी से मेंबर को इलेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इलेक्शंस तो है लेकिन सिटीजन्स के पास कोई रियल चॉइस ही नहीं है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का. सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है मेक्सिको का. अच्छा, मेक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से ही एक पार्टी है जिसका नाम है पीआरआई. उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. वही एक पार्टी जो है वो 1930 से बार बार इलेक्शंस जीत रही है और इसमें बाद में ये रियलाइज किया जाता है कि दैट पार्टी वाज यूजिंग वेरी फ्रॉड मेथड टू विन द इलेक्शंस. फॉर एग्जांपल वहां पे कुछ कुछ तरह की माल प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है, ये जो पीआरआई पार्टी है ये फोर्स करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स. और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं दे कंपेल द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू वोट फॉर दिस पार्टी. दिस पार्टी कैप्चर्स द मीडिया and this party in a very short span of time, this party during the election time changed the पोलिंग बूथ, जिसकी वजह से वहां के लोकल जो लोग हैं वो वोटिंग नहीं कर पाते हैं ऑपोजिशन पार्टीज को. तो इस तरह की बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस करके ये पार्टी जो है वो पावर में आती है. तो यहाँ पे जो इलेक्शंस है वो फेयर नहीं है. तो जिस भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस इस तरह से फेयर नहीं होते उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. Okay, so these are the two examples given in NCERT. These are the violations of this second feature of democracy. तो अगर ऐसा होगा जैसे चाइना या मेक्सिको में हो रहा है तो दिस गवर्नमेंट विल नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नाउ कम्स द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, that is major decisions must be taken by the elected leaders. In a democracy, the final decision making power must rest with those by the elected people. For example, feature number 3. For example, during COVID time, our Prime Minister declared the lockdown in India. लेट सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करते और कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या फिर कोई मूवी स्टार जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो ये डिक्लेयर कर रहे होते कि जो है लॉकडाउन जो है वो इंडिया में लॉकडाउन लगना है, तो विल नॉट एक्सेप्ट दैट. व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए वो कंट्री के लिए कोई डिसीजन नहीं बना सकते हैं. So that thing is very important. In a democracy, the final decision making power for a country must lies in the hand of the elected representatives only. For example, the prime minister, who is the elected representative in our country. So यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है पाकिस्तान का, जो कि वायलेशन है. अगेन पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल दे रखा है, द ईयर वाज 1999.
और पाकिस्तान और इंडिया का एक वॉर चल रहा था जिसको हम कारगिल वॉर बोलते हैं। वो कारगिल वॉर 1999 में जब चल रहा था तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी जनरल आर्मी जनरल जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ। द थर्ड फीचर इज major decisions by elected leaders. This is the third and very important feature of the democracy. कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि इलेक्शंस हो गए, लीडर इलेक्ट हो गए, लेकिन लीडर के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में कोविड आया, या पूरे वर्ल्ड में ही कोविड आया था, लेकिन इंडिया में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन किसने लगाया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अज्यूम कि अगर कोई और पर्सन उस लॉकडाउन को डिक्लेयर करता, या कोई और ही कोई, लेट सपोज कोई मूवी स्टार या फिर कोई स्पोर्ट्स स्टार जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो जो है लॉकडाउन डिक्लेयर करते तो हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको। Why? Because that person is not the elected representative. So that person does not have the power to take decision for us. So इसलिए this is a very important feature of डेमोक्रेसी। और इसका पुरानी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके वायलेशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान। अब 99 the time was 1999, the year was 1999, a very important year for India as well. ये टाइम था कारगिल वॉर का। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, एंड मिलिट्री कमांडर जो फॉट कर रहे थे ये कारगिल वॉर, वो थे परवेज मुशर्रफ। उन दोनों के बीच में इस कारगिल वॉर के टाइम पे एक क्लियर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो एक 1999 का टाइम था जहां पे ये जो डिस्प्यूट है, ये मतभेद है, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है ही ट्राई टू रिमूव परवेज मुशर्रफ फ्रॉम द मिलिट्री कमांडरशिप। लेकिन परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, द आर्मी सपोर्टेड परवेज मुशर्रफ और कर देते हैं पाकिस्तान पर मिलिट्री कूप। ये दो टर्म है बच्चे इस पैराग्राफ में, व्हेन वी रीड द एनसीईआरटी तो आपको दो टर्म्स एनसर्कल करना, फर्स्ट तो मिलिट्री कूप और सेकंड रेफरेंडम। तो परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, आर्मी की हेल्प से मिलिट्री कूप कर देते हैं। मिलिट्री कूप का मतलब होता है रैपिड और सडन टेक ओवर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सडनली आर्मी जब अटैक कर देती है किसी भी कंट्री की सिविलियन गवर्नमेंट पर, तो उसको जो है वो मिलिट्री कूप कहते हैं। तो आर्मी ऑफ द पाकिस्तान सपोर्टेड परवेज मुशर्रफ, और वहां से वो लोग मिलिट्री कूप करके अपनी कंट्री के पूरे पार्लियामेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, अपने आप को आफ्टर सम टाइम, सबसे पहले तो वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और उसके बाद वो एक रेफरेंडम लाते हैं। अब ये रेफरेंडम क्या है, ये रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक तरीका होता है। जैसे कि आई एम क्वाइट सर्टेन कि आपने कभी ना कभी व्हाट्सएप पर पोलिंग तो करी होगी, या फिर कभी आपने सर्वे भरा होगा जिसमें सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, यस और नो। तो जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जहां पे वोटिंग में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इधर यस और नो, तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगी तब मैं इसको आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो रेफरेंडम के थ्रू सिर्फ एक तरह की वोटिंग ही होती है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ यही दो होते हैं, और डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी एवरीवन इन द कंट्री पार्टिसिपेट इन दैट वोटिंग। तो उसमें रेफरेंडम के थ्रू ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट का जो है ही एक्सटेंडेड हिज टेन्योर फॉर 5 years। 5 years। और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी अमेंडमेंट करते हैं और प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को एक और पावर मिल जाती है, दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी नेशनल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट एनी टाइम। तो इसके बाद से प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन हो जाती है पाकिस्तान में, और कंप्लीटली जो है वो एक मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो जाता है। वैसे तो उनकी जो है वो खुद की सिविल कैबिनेट होती है, सिविलियन कैबिनेट होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल।
काउंसिल, यानी जिसके मेंबर्स होते हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स। यानी कंट्री की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसको कंट्रोल करते हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो यहाँ से जो है वो पाकिस्तान में कंप्लीटली मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद 2002-3 में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट दोबारा से इलेक्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। सो दो यहाँ पे इलेक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि उनकी ये जो बॉडी है इट्स कंट्रोल्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सिर्फ मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं और मिलिट्री ऑफिशियल्स के हेड है परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पे इलेक्शंस तो हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, बट दे डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर फॉर देयर ओन कंट्री। तो हम पाकिस्तान को जो है उस टाइम की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज the major decision should be taken by the elected representatives only. So this is the third feature of democracy. Now comes the fourth and the last feature of democracy. This is rule of law and respect for rights. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए, तो नाउ दे हैव द एब्सोल्यूट पावर, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी है जब उसमें रूल ऑफ लॉ हो, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके कुछ रूल्स हों जिनसे गवर्नमेंट एंड द नॉर्मल सिटीजन्स आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये करता है इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट and it protects the rights of the citizens of the country. बच्चा कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री जब कहलाई जाएगी जब वहां पे कोई भी रूल फॉलो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। वो गवर्नमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, फॉर एग्जांपल इन आवर ओन कंट्री, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक एनी रैंडम डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर क्या कोई ऐसा लॉ ला सकते हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। And then second, it protects the rights of the citizens of the country. It protects the rights of the minorities in the country. It gives us the freedom to speak our opinion. It gives us the freedom to make association or unions. ये सारी फ्रीडम, और जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। यानी एक तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स का रेस्पेक्ट होना चाहिए, तभी कोई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटी में इसके वायलेशन का एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे जिसमें एक पार्टी है जिसका नाम है जानू पीएफ, और उसका एक लीडर है, इंपॉर्टेंट लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। Zimbabwe got independence in 1980 and since then only this party is in the power, है ना। till 2000 this party was constantly this party was winning elections, और इसमें बाद में देखा गया कि this person रॉबर्ट मुगाबे was using very unfair practices to win the elections. for example ये opposition को एकदम क्रश कर देता है, ऑपोजिशन पार्टीज को जो है उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करता है, मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल करता है, और मीडिया क्या करती है? सिर्फ इस पर्सन को जो है एज अ हीरो दिखाती है, और ये वो पर्सन है जिसने जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, इसलिए ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है जिम्बाब्वे में। लेकिन ये मिसयूज करता है मीडिया का। मीडिया वॉज शोइंग द वर्क ओनली डन बाय द रूलिंग पार्टी एंड कंप्लीटली नेग्लेक्ट द वर्क ऑफ द ऑपोजिशन, and people were not allowed to speak
against this person called the president of the Zimbabwe. Iske against nobody can report, nobody can speak much. There are independent journalists in the country, but they are brutally रेडेड बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और गवर्नमेंट के द्वारा उनको बहुत परेशान किया जाता है. तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिम्बाब्वे में देखने को मिलती है जो कंप्लीटली insensitive, and they are very oppressive against the government, against the citizens' right, and they exploit the rights of the citizen. They don't obey their constitution, and they don't follow any rights, and they don't have any respect for the rights for the citizens. For example, people were not allowed to form any association, or they were not allowed to show any dissent in the public. तो अगर इस तरह की सिचुएशन किसी भी कंट्री में होती है तो वो कंट्री जो है अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लूज करने लगती है और हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते. किसी भी डेमोक्रेसी में जो है कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर ऑटोक्रेटिक तरीके से बिहेव करता है, दैट कंट्री विल नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी. So these are the 4 features which are the necessary conditions for any government which have the elections to call the democratic government. सबसे पहले हमने देखा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यानी एवरी अडल्ट पर्सन मस्ट हैव वन वोटिंग राइट एंड ईच वोट मस्ट हैव द सेम वैल्यू. सेकेंड, हमने देखा कि इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. सबको इलेक्शन कंटेस्ट करने का इक्वल राइट होना चाहिए और सबको वोटिंग करने का भी इक्वल और फ्री तरीके से इलेक्शन होने चाहिए विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस और विदाउट एनी बायसेस इन द इलेक्शंस. थर्ड, we saw that major decision making power should lie in the hand of elected representative only. किसी भी कंट्री पर ना तो किसी फॉरेन पावर का, ना ही किसी कंट्री के विद इन कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन का कंट्रोल होना चाहिए. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमने इलेक्ट किए हमारे लिए डिसीजंस वही लें. दैट इज दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड लास्ट वन, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी कहलाई जाएगी जब वहां पे किसी रूल को कंट्री फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है और अपने सिटीजन्स के राइट्स को फॉलो करती है. So these are the 4 important features or conditions for democracy that are very, very important. So this is for now, and from the next class we'll learn different types of different types of democracies. So we'll learn that in other class. So for now, that's enough. Thank you so much.